सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे को फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स। एंड सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ इनको PDF फाइल में भी जब मन चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंडिया ईयर बुक का चैप्टर 7 करेंगे, दैट इज़ कॉमर्स। तो देखिए, जो अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसके अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का काम क्या है, तो काम मेन उसका ये है कि हमारे इंडिया के जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल कॉमर्स है, उसको क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको डेवलप करना है और उसको प्रमोट करना है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड पॉलिसीज़ जो है उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो डिपार्टमेंट क्या फॉर्मुलेट करता है, डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट्स एंड ऑल्सो मॉनिटर्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी है, बेसिकली ये हमारा एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये हमारा एक गाइडेंस है कि किस तरह से हमें अपने एक्सपोर्ट्स या ट्रेड को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो इस पॉलिसी को मॉनिटर या इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट का लॉन्ग विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन है कि इंडिया को हमें एक मेजर प्लेयर बनाना है। ठीक है, इंडिया को हमें एक लीडर बनाना है इन वर्ल्ड ट्रेड बाय 2020। तो 2020 तक हमारा ये एम था कि हमें इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया को एक मेजर लीडर बनाना है, मेजर प्लेयर बनाना है। एंड तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक इस साल तो ऐसा कुछ हो भी नहीं पाया। तो बेसिकली ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये 5 ईयर पॉलिसी थी। इसके अंदर बेसिकली ये बात करी गई थी कि बाय 2020 हम इंडिया को ऐसा एक मेजर ट्रेड प्लेयर बनाएंगे इन वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉमर्स। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया एंड कहीं ना कहीं वी आर स्टिल लैकिंग। बट फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ हम लोग बहुत पीछे हैं, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। बट एट द सेम टाइम ये लक्यूनाज हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लक्यूनाज भी हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे इम्पोर्ट्स भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। सो द मीडियम टर्म, अगर देखिए लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो 2020 तक डिपार्टमेंट का विजन था कि हमें इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड में एक मेजर प्लेयर बनाना है। वहीं अगर मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म जो था वो ये था कि डबल इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2017-18। तो 2017 से 18 से 17-18 तक अगर हमें कंपैरिजन, बेस ईयर हमने रखा 2008 से 9, तो 2008 से 9 के कंपैरिजन में हमें 2017-18 तक का अपना इंडिया को जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको डबल करना है। क्या करना है, उसको डबल करना है। यानी कि 2008 और 9 में जो भी हमारा ट्रेड था उसको हमें डबल करना है बाय द ईयर 2017 एंड 18। ये हमारा मीडियम टर्म विजन था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। एंड जो लॉन्ग टर्म विजन था वो ये है कि बाय 2020 वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया को एक मेजर प्लेयर बनाना है। देन इंडिया का एक बार हम सिनेरियो देख लेते हैं, ट्रेड सिनेरियो, एक्सपोर्ट का क्या सिनेरियो है, इंपोर्ट्स का क्या है। तो देखिए, जिस तरह से मैंने बात कही थी कि हाँ हम इतने भी पीछे लैक नहीं कर रहे हैं, वी हैव ग्रोन एक्सपोर्ट्स एट अ कंसिडरेबल रेट। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.09%। यानी कि 2009-10 से लेके 2018-19 तक का अगर हम बात करें तो हमारी कितनी ग्रोथ रही है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, वो है 7.09%। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अराउंड अगर आप बात करें 2018-19 तक तो हमारे को कितना देखने को मिला, 331.02 बिलियन $US हमारे एक्सपोर्ट्स हुए। अगर हम उसको कंपैरिजन करें 2013-14, यानी कि 2013-14 में हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए थे, तो उससे भी ज़्यादा हमें अभी देखने को मिले, क्योंकि 2013-14 में हमारे एक्सपोर्ट थे $314।
ठीक है, तो ये तब हमारा हाईएस्ट था। एंड उसके बाद हाईएस्ट हमें 2018-19 में देखने को मिला, दैट इज़ 331, तो जिसने इसको भी सरपास कर दिया। तो बेसिकली हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली, 9.06%। तो यहाँ पे आपको एक पता चल गया कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। एट द सेम टाइम इम्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे इम्पोर्ट्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप 2018-19 की बात करें तो हमारे इम्पोर्ट्स 507.44 बिलियन यूएस डॉलर थे, एज अगेंस्ट 465.58 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि इससे पिछले टर्म में अगर हम देखें तो 465.858 बिलियन डॉलर्स थे यूएस डॉलर। वहीं अगर उसके अगले साल हम देखें तो हमारे इंपोर्ट्स कितने हो जाते हैं, 507। यानी कि हमारे इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं। इंपोर्ट्स में भी हमारी पॉजिटिव ग्रोथ रही है, दैट इज़ 8.99% इन यूएस। अगर हम यूएस डॉलर के टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो हमेशा हम डॉलर करेंसी जो लेते हैं वो डॉलर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात भी करेंगे तो यूएस डॉलर के टर्म्स हमारी ग्रोथ कितनी रही है इंपोर्ट्स में, 8.99%। तो जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए हैं, इंपोर्ट बिल कम होना चाहिए, लेकिन हमारे इंपोर्ट भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट्स 2018-19 में हमें देखने को मिला 140.47 बिलियन यूएस डॉलर, विच इज़ 29.27% हाइयर देन ऑयल इंपोर्ट वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल हमारा कितना था, यानी कि 2018-19 के पहले साल में हमारा जो बिल था ऑयल इंपोर्ट्स का वो था 108.66 बिलियन यूएस डॉलर, और उसके बाद 18-19 में हमारा कितना होता है, 140.47 बिलियन। तो इसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है, दैट इज़ 29.27%। ठीक है, तो देखिए ऑयल में हमें ऑयल इंपोर्ट में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। वहीं नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं इसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। देखिए पहले साल में हमारा 356.92 बिलियन था डॉलर, और वहीं पे उसके नेक्स्ट ईयर 2018-19 में हमें देखने को मिला है 366.97। तो कितना यहाँ पे हमें देखने को मिला है, इंक्रीज़ 2.82%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इम्पोर्ट्स ऑयल इंपोर्ट एंड एज वेल एज नॉन ऑयल इंपोर्ट दोनों में इंक्रीज हुआ है। ट्रेड बैलेंस की बात करें तो देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये सब आप सबको पता ही है। तो अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें तो इंडिया का अगर हम 2018-19 में देखें तो 176.42 बिलियन यूएस डॉलर देखने को मिला, जो कि उससे पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा था। उसके पिछले साल था 162.05। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और उसके नेक्स्ट ईयर हमारा फिर से बढ़ गया, कम होना चाहिए था लेकिन कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे इंपोर्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर इंपोर्ट्स भी हमारे इंक्रीज़ हुए हैं एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के साथ, तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो इंक्रीज़ होगा। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये कौन लॉन्च करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से ये बोला गया कि 2019 में और 2020 में, 2019 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 3.3% के हिसाब से ग्रो करेगी इन 2019, और 2020 में 3.69% के हिसाब से ग्रो करेगी। अब देखिए ये उस समय का प्रोजेक्शन था 2019 में, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि पैंडमिक हुआ तो ऑब्वियसली हमारी ग्लोबल इकोनॉमी डाउन तो हो गई, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं बैठा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया और चाइना जो है वो कंटिन्यू, दे विल बी द एशिया में वो उनके वजह से ग्रोथ रहेगी, दे विल बी द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स, ठीक है, एशिया में। और एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019, पिछले साल अप्रैल में जो ये रिपोर्ट आई थी, इसके हिसाब से 2018 में इंडिया की कितनी ग्रोथ रही है, इंडिया की ग्रोथ रही 7.1%, वहीं चाइना की ग्रोथ देखने को मिली 6.6%। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया, देखिए एशिया में तो आपको पता है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो ये दोनों ही हैं। एंड अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट्स हैव बीन ड्रिवन बाय अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग यूएस ट्रेड नेगोशिएशन एंड ब्रेक्जिट। तो हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। एक तो बिकॉज हमारा आपने देखा था यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉर रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। एंड सेकेंड जो रीज़न था वो था ब्रेक्जिट, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहा है, तो
इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। बेसिकली ये दोनों रीजंस की वजह से हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी डिप आया था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ है वो हमने देख लिया, वो 7.1% रही 2018 में और चाइना की रही 6.6%। आई होप ये बात क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अगर उनके हिसाब से हम चलें तो उनका ये मानना है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, तो मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो हमारा क्या होगा, फॉल होगा, वो हमारा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, 2.6% इन 2019 फ्रॉम 3.0% इन 2018, यानी कि 2018 में हमें अगर 3% देखने को मिला है तो 2019 में हमें 2.6% देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं 0.4% का डिप हमें देखने को मिलेगा, ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिस्ट का मानना था। एंड एज पर द करेंट रैंकिंग्स फॉर द ईयर 2018, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मर्चेंडाइज का। ठीक है, एंड 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड इन द वर्ल्ड। और वहीं अगर हम बात करें कि टॉप इसको एक्सपोर्टर कौन है, तो टॉप एक्सपोर्टर मर्चेंडाइज ट्रेड का चाइना है एंड एट द सेम टाइम इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है अमेरिका। अगर हम कमर्शियल सर्विसेज की बात करें तो कमर्शियल सर्विसेज में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है और वर्ल्ड का सेम टाइम में टॉप इंपोर्टर भी है। तो टॉप इंपोर्टर प्लस टॉप एक्सपोर्टर इन कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड यूएसए है एंड मर्चेंडाइज ट्रेड में टॉप एक्सपोर्टर चाइना है एंड टॉप इंपोर्टर अमेरिका है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो देखिए इंडिया में हमने अभी 5 ईयर फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म विजन जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का देखा था, बेसिकली ये वही बात करी गई है। 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी जो कि 2020 में ख़त्म हो गई है। इसका मेन ये एम था कि किस तरह से हम अपने इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो उसमें 2 स्कीम्स की लॉन्च करी गई। एक तो बोला गया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, अब ये क्या बात करी गई है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करी है तो ये गुड्स से रिलेटेड होगा। बेसिकली इसमें ये था कि किस तरह से हम कुछ स्पेसिफाइड मार्केट्स में कुछ पर्टिकुलर गुड्स को एक एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, तो ये स्कीम इसके बारे में थी। सेकंड थी सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो सर्विसेज फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऐसे सर्विसेज का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है। तो बेसिकली ये 2 से रिलेटेड इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये बात करी गई। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो थी इसको ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन एम क्या था कि आप लोग को पता है कि जब कोई भी प्रोडक्शन होता है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम में बोला कि अगर कुछ भी प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसका कॉस्ट मेकिंग ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज वो जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी थ्रू दिस स्कीम। तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा डाउन हो जाएगा, एट द सेम टाइम प्राइस भी कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस स्कीम में ये बात करी गई। सेकेंड थी एक सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो यह सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें ये बात बोली गई क्योंकि देखिए जो भी इंडियंस फॉरेन में वर्क करते हैं तो वो इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी इंडियंस फॉरेन में सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और वो जब फॉरेन करेंसी इंडिया में बेचते हैं तो हम उनको कुछ रिबेट देंगे, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। और ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होगा ये वो यूज़ कर सकते हैं, किस में यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने में यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये जो भी उनके क्रेडिट्स होंगे ये क्रेडिट्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया से जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट होगी।
अब ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स की शुरुआत करी गई। तो बेसिकली ड्यूटी रेमिशन स्कीम है जिसमें हम ड्यूटी को जो डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रखती है, तो उनको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है या तो उनको हटा देना है, रेमिट करना है। तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम। तो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम में क्या होता है, इट अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमें जिस इनपुट की ज़रूरत होती है, उस इनपुट को जब इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं, हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो उस इनपुट्स में हमें क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करनी है, एंड अलॉन्ग विथ फ्यूल, ऑयल एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये अब दोबारा यहाँ पे समझिए। तो ऐसे इनपुट्स जो कि हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हमें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है, ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में अगर इन इनपुट्स की हेल्प होती है तो इन इनपुट्स को ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा। एंड ऐसे इनपुट्स जिसको हम अदर जो कमोडिटीज़ है, अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में हमें यूज़ होते हैं इनपुट्स, और फॉर एग्जांपल हम मशीनरी ले सकते हैं। मशीन्स को फॉर एग्जांपल हमें एक्सपोर्ट करना है क्योंकि इंडिया में वो मशीन नहीं है, इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और फिर आगे उससे कुछ एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमें वापस दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। तो बेसिकली ऐसे मशीन्स, ऐसे इनपुट्स में ड्यूटी फ्री करी जाएगी। फिर दूसरा है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन। तो ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिनके लिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक बार जब वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट होने के बाद उसमें ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन एप्लीकेबल होता है। एंड एक बार हो जाए एक्सपोर्ट, यानी कि पोस्ट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट होने के बाद इसमें ड्यूटी को फ्री किया जाता है। एक बार जब पूरी तरह से एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लगेगा, यानी कि एक्सपोर्ट होने से पहले नहीं, एक्सपोर्ट होने के बाद ये ड्यूटी फ्री इसमें एप्लीकेबल होगी। फिर उसके बाद है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो देखिए हमारे जब वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुई थी वो ज्वेलरी एंड जेम्स सेक्टर थे। तो इसलिए डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्कीम्स लिए जिसके थ्रू हमें ये था कि हम लोगों को ये सेक्टर को क्या करना है, थोड़ा सा प्रमोट करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट शुरू करी, यानी कि जो प्रेशियस मेटल है, अगर आप कुछ नॉमिनेटेड एजेंसीज से लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एजेंसीज, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज को नोटिफाई किया हुआ है, तो अगर उन नॉमिनेटेड एजेंसीज से आप प्रेशियस मेटल को प्रोक्योर या इंपोर्ट करते हो, तो उसमें वो ड्यूटी फ्री रहेगा, वो फ्री इंपोर्ट रहेगा। देन है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स को प्रमोट करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट के प्रमोशन, उसके एक्सपोर्ट के प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो भी गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू करी है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं उनके अंदर ज़ीरो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, बट विथ सर्टेन ऑब्लिगेशंस। कुछ ऑब्लिगेशंस तो ऑल्दो सभी में होते हैं, तो कुछ ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट देता है, तो उसको फॉलो करने के बाद क्या होता है कि जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स, नॉट ऑल कैपिटल गुड्स, तो कुछ कैपिटल गुड्स में क्या होता है, ज़ीरो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली ये एक ऑफिस है, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इस ऑफिस की शुरुआत हुई थी 1991, पोस्ट हमारे जब इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन पीरियड हमें देखने को मिला था, उसके बाद इसकी शुरुआत करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी हैं उनको फॉर्मुलेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली FTP को कौन फॉर्मुलेट करता है या कौन इम्प्लीमेंट करता है, वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन एम क्या होता है, प्रमोटिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। एंड साथ में हमें जो एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स होते हैं उनको जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं या उनको ऑथोराइजेशन मिलते हैं एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर्स को परमिशन दी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, तो वो कौन देता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड।
अब देखिए हम यहाँ पे वेब पोर्टल्स की कुछ बारे में बात करेंगे। तो एक इसमें से इम्पॉर्टेंट है इंडियन ट्रेड पोर्टल। तो इंडियन ट्रेड पोर्टल को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने क्या किया था, लॉन्च किया था। एंड बेसिकली इस ट्रेड पोर्टल में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो इस पोर्टल में हमें दिखती है। तो हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं, या हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में ये काफ़ी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, अब देखिए क्या है कि कुछ भी काम करना होगा तो उसके लिए स्किलिंग तो ज़रूरत है ही। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ और DGFT ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट फील्ड में नए नए एंटरप्रेन्योर्स को लेके आने के लिए उनकी स्किलिंग शुरुआत करी। अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में अराउंड 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया गया है अंडर निर्यात बंधु प्रोग्राम। तो निर्यात बंधु प्रोग्राम जो है इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड फील्ड से, ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड फील्ड से स्किलिंग दी जाती है। एंड कहीं ना कहीं इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग स्टार्टअप इंडिया एंड स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स। तो स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स में भी तो यही है कि हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है, उनकी स्किलिंग करनी है। तो बेसिकली निर्यात बंधु प्रोग्राम इसको क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि इसको और प्रोत्साहित कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड की। देखिए ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया तो वर्ल्ड की अलग अलग जो इकोनॉमीज़ है वो ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई, वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर एक की कंट्री में, एक इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें और मोस्ट सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। जहाँ पे हम बात कर सकते हैं US एंड चाइना की। तो जब हमने देखा पिछले 2 सालों में US और चाइना में किस तरह से हमें ट्रेड वॉर देखने को मिला और जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में देखने को मिला, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली जब ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हाइप्ड हुआ एंड उसका स्पिल ओवर इफेक्ट्स हमें देखने को मिले स्पेशली पोस्ट 2008 क्राइसिस, तो क्या हुआ, इस कंटेक्स्ट में हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ और एक नए इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। उस इंस्टीट्यूशन को बोला गया सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या हुआ कि इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि इट वॉज एक्सपेक्टेड टू फिल द गैप एंड हेल्प इन इन्फॉर्मिंग एंड्योरिंग कोलिशंस विद लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बेसिकली पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें शॉर्ट में ये आपको समझना है कि इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करेगी कि अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ मिलके एट द वर्ल्ड लेवल पे अपनी जो भी ट्रेड रिलेटेड डिमांड्स है उसको रखेगी, या दूसरी जो हमारे देश हैं उनके साथ अपने अपने एग्रीमेंट लाके अपने जो ट्रेड है उसको इंक्रीज़ करेगी। तो बेसिकली ये इसका एक एक्सपेक्टेड काम था। और अगर हम बात करें तो ये इसके 5 सेंटर्स हैं, ठीक है। ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल ट्रेड के 5 सेंटर्स है, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड, सेंटर फॉर ट्रेनिंग, सेंटर फॉर ट्रेड प्रमोशन एंड सेंटर फॉर WTO स्टडीज़। तो ये अलग अलग चीज़ों में काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन लॉ, ठीक है। तो इंटरनेशनल अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रिलेटेड क्या लॉ है उसकी स्टडी ये करेगा। देन WTO के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड स्टडीज़ करके फिर गवर्नमेंट को प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा, ये सेंटर देगा। तो ऐसे इसके 5 अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अलग अलग सेंटर्स है। काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट प्रमोशन की शुरुआत कब करी गई, 2015 में। तो ये रिसेंटली इसकी शुरुआत करी हुई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो अगर हम बात करें इंडिया एशिया में सबसे पहला ऐसा देश है जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की शुरुआत करी। एंड सबसे पहला हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन था वो कहाँ, प्रोसेसिंग जोन था, वो शुरू हुआ 1965 कांडला में, ठीक है। और एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी जो प्रॉपर है वो शुरुआत हुई अप्रैल 2000 में। एंड इससे रिलेटेड जो एक्ट आया वो आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, यानी कि ये जो एक्ट है इसका ये इन इफेक्ट कब हुआ, 2006 में। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
पहले है हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें जनरेट करना है, यानी कि ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ और नई नई हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना है, जनरेट करना है। एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को हमें प्रमोट करना है, हमें अपने एफडीआई को इंक्रीज़ करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्सेज एंड डोमेस्टिक सोर्सेज, यानी कि हमें इंडिया में भी फॉरेन सोर्सेज लेके आने हैं और हमें खुद का भी इन्वेस्टमेंट, इंडिया का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में करना है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली ये दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी। साथ ही साथ में हमें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो हम बहुत उसमें लैग कर रहे हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट करना है। तो ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल ने ये एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक हम लोग के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे है, वैसे ये गवर्नमेंट का है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करती है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एजेंसीज, पीएसयूज होते हैं, उनको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से प्रोक्योर करते हैं। इस पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था एंड बेसिकली इट कवर्स एंटायर प्रोक्योरमेंट चेन। ठीक है, इसमें वेंडर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बायर के सिलेक्शन से रिलेटेड हर एक चीज़ का टोटल इसमें वेरिफिकेशन इसमें होता है एंड उसमें पूरी प्रोसेस है। कहीं और पे जाके आपको रजिस्टर करना नहीं है, फिर आप यहाँ पे आएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस इस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काइंड ऑफ फ्लिपकार्ट है। ठीक है, देन है ट्रेड फैसिलिटेशन। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी की शुरुआत करी गई। तो बेसिकली इस कमेटी की शुरुआत क्यों करी गई, क्योंकि इंडिया ने क्या साइन किया, TFA साइन किया, दैट इज़ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की साइन करी एंड इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तहत इंडिया को ये कमेटी की शुरुआत करनी पड़ी। ठीक है, इसके 4 वर्किंग ग्रुप्स है, 4 फोकस एरियाज़ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इश्यूज, आउटरीच एंड टाइम रिलीज स्टडीज़। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान की शुरुआत करी गई, आइडेंटिफाइंग 76 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। तो बेसिकली इस कमेटी के अंदर ये एक्शन प्लान बना। इस एक्शन प्लान में 76 ट्रेड रिलेटेड मेजर्स को रिकग्नाइज किया गया। अब अगर हम बात करें तो एक देखिए पोर्टल की यहाँ पे हम बात करेंगे। पोर्टल का नाम है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसको RBI ने डेवलप किया। तो बेसिकली पहले क्या होता था, अब देखिए पहले अब यहाँ पे ये समझिए ये क्या है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि पहले कैसे। देखिए ये RBI ने इस पोर्टल को डेवलप किया। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपने कुछ बिल्स शो करते हैं। तो बिल्स शो करते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट किया, अपने कंसाइनमेंट बिल्स उनको देने पड़ते हैं, जिसके थ्रू फिर उनको जो भी ऑथोराइज्ड बैंक्स होते हैं वो उन बिलिंग के थ्रू उनको पेमेंट करते हैं। तो पहले ये सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म में चीज़ें नहीं होती थी। अब जब RBI ने ये सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया तो इसमें क्या होता है कि जब भी कंसाइनमेंट जाता है तो अलग अलग एक्सपोर्ट एजेंसीज होती हैं, वो बिल्स देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टम पोर्ट की बात करें, जब पोर्ट से कंसाइनमेंट जाता है तो पोर्ट भी अपना एक कंसाइनमेंट बिल देता है कि हाँ ठीक है, इसमें सारी वेरिफिकेशन होती हैं कि इतना पर्टिकुलर यहाँ से गुड्स गया है और इतना इसका वॉल्यूम था, ये कंसाइनमेंट, तो वो बेसिकली उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले RBI क्या करता था, जो बैंक्स होते थे, बैंक्स को ये जो एक्सपोर्ट एजेंसीज हैं उनसे अलग डील करना पड़ता था। फिर जो एक्सपोर्टर कंपनी होती थी उससे अलग तरह से डील करना पड़ता था। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग पॉलिसी थी एंड इस वजह से जो कभी कभी जो पेमेंट होती थी एक्सपोर्टर्स को वो काफ़ी लेट हो जाती थी। तो इसीलिए RBI ने ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें क्या होगा, जो भी एक्सपोर्ट कंपनी है वो अपना जो भी शिपिंग बिल होगा इसको अपलोड करेगी। ठीक है, एंड जो भी ऑथोराइज्ड बैंक होगा इसको डाउनलोड करेगी एंड साथ ही साथ में जो एक्सपोर्ट एजेंसीज है, जैसे हमने अभी पोर्ट बिल के बारे में बात करी, तो अलग अलग एक्सपोर्ट एजेंसीज अपने भी बिल्स को, अपने कंसाइनमेंट बिल्स को यहाँ पे अपलोड करेगी एंड जब बैंक्स इन दोनों के बिल्स को डाउनलोड करके मैच करेगा, मैच करने के बाद वो पूरा जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट का उसको ट्रैक करेंगे थ्रू कंसाइनमेंट IDs। उसको ट्रैक किया जाएगा कि हाँ ये फेक तो नहीं है, ये रियल है, कितना टोटल कंसाइनमेंट गया है,
कितना डिस्पैच हुआ है ये पूरा ट्रैक करेगा। एक बार ट्रैक होने के बाद फिर बैंक्स क्या करेगा, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉपर पेमेंट करेगा। तो इससे क्या हुआ, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको टाइमली एंड जल्दी पेमेंट हुआ। तो बेसिकली ये इसका एक मेन एम था एंड इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेड एनालिटिक्स की बात करें तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि वर्ल्ड में इंडिया के एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके इसमें डाला जाता है, सो दैट बाद में हम अपनी जो भी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, जब वो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को बनाएंगे तो वहाँ पे हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव के अंदर हम ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। किससे, एक तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाकी अदर नेशनल इंटरनेशनल डेटा जो भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ की एक्सपोर्ट मार्केट्स, ये सारे डेटा हम गैदर करने के बाद इस स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेड एनालिसिस में डालते हैं, जो किसके अंदर वर्क करता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। देन है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग हब, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इंडिया एक एक्सपोर्टिंग हब तभी बन सकता है जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ हो। तो हमारे जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू करी हैं। जैसे हमने ग्लोबली एक्रीडेटेड टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ की शुरुआत करी है। इंडिया की जो टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरुआत करी है, यानी कि वहाँ के जो भी वर्कर्स है उनको क्या करते हैं, स्किलिंग प्रोवाइड करी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमने शुरुआत करी है। देन म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट की शुरुआत करी है विद पार्टनर कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये कुछ फोकस हमारे एरियाज है जिसके थ्रू हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उसको हम बेटर करेंगे। एंटी डंपिंग, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी समझने से पहले आपको डंपिंग समझना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम दो कंट्रीज़ का एग्जांपल लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो देखिए चाइना में एक कंपनी है जो कि सपोज़ एक डॉल बनाती है और वो डॉल वो अपनी कंट्री में 5 रुपये में बेचती है, इन इंडियन करेंसी में बात करते हैं, 5 रुपये में बेचती है। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए चाइना में आप समझिए ये जो डॉल कंपनी है ये ऑलरेडी फेमस है, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी अपनी डोमेस्टिक मार्केट को अच्छा खासा एक्वायर किया हुआ है। अब यही कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में इस डॉल को 2 रुपये में बेचती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 रुपये का डिफरेंस आ गया और यही डॉल इंडिया की एक कोई कंपनी बनाती थी और 10 रुपये में बेचती थी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब लोग क्या करेंगे, लोग तो ये सस्ता है, 2 रुपये की डॉल है तो वो 10 रुपये में क्यों खरीदेंगे, वो 2 रुपये में खरीदेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी ने, ये चाइनीज़ कंपनी ने, देखिए यहाँ पे चीटिंग करी है, यहाँ पे चीट किया है कि किस तरह से, देखिए अपनी डोमेस्टिक मार्केट में तो वो उसको महंगा बेचता है, लेकिन फॉरेन मार्केट में आके उसी को वो सस्ता बेचता है। क्यों सस्ता बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू तो है, उसकी खुद के डोमेस्टिक मार्केट में लोग तो खरीदेंगे ही, लेकिन अब फॉरेन मार्केट को एक्वायर करना है। तो फॉरेन मार्केट को एक्वायर करने के लिए उसको खुद के प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो खुद के प्राइस वो कम करता है तो लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या होती है, धीरे धीरे फेल हो जाती है क्योंकि वो ऐसी कंपनीज़ को कम्पीट नहीं कर पाती है। तो बेसिकली ये डंपिंग होता है, यानी कि अपने सस्ते चीप प्रोडक्ट को और सस्ते रेट में दूसरी कंट्री में डंप कर देना। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे एक रोल आता है। गवर्नमेंट ऐसे डंपिंग प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इन प्रोडक्ट्स में ड्यूटी लगती है तो इनके प्रोडक्ट का रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। कहीं ना कहीं क्या होगा, जैसे सब कुछ इसमें डंपिंग ड्यूटी लगी तो इसका भी रेट कहीं ना कहीं अगर 10.5 आ गया, ठीक है, अभी 10.5 रुपये की डॉल मिल रही है, तो इससे क्या होगा, इंडिया के जो प्लेयर्स है ये इसके साथ अब कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेट अब क्या है, इक्वल हो गया है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मेन रोल होता है। तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये जो मेजर है, इट इज़ अलाउड अंडर WTO एग्रीमेंट एंड इंडिया के कस्टम टैरिफ एक्ट जो है 1975 उसके अंदर आता है। एंड इसको कौन देखिए करता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़ जो है उसका यहाँ पे ये मेन रोल होता है। ये इसको इशू करता है अंडर डिपार्टमेंट एंड और ये क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू द कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।